हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो हम लोग अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए हैं, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। ओके, अब यहाँ पर ना आपका जो रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे इसी चैप्टर के अंदर अंदर, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो कि हमारे लिए कवर करने जरूरी है, तो वो मैंने एंड में कवर किए हैं। पहले हम एक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर आईआर कोड में क्या चीजें हैं, क्या डिफरेंसेस आए हैं, वो हम समझ लेंगे। ओके, थोड़ा-सा रटने वाला पार्ट भी है यहाँ पर, तो ध्यान से सुनते हुए चलना। अब ये एक्ट यहाँ पर क्यों आया था? सबसे पहले तो नाम देखो, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, राइट? तो यहाँ पर ये बेसिकली एक्ट का सिंपल सा मतलब ये था कि भाई अब हम ये देख रहे हैं एम्प्लॉयर्स जो हैं, वो वेग या फिर इनकंसिस्टेंट कंडीशंस यहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट की प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसकी वजह से वर्कर्स को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली उनकी राइट्स क्या है, उनके पास क्या ड्यूटीज हैं, क्या उनके हक हैं, क्या अधिकार हैं, क्या काम उनको करने हैं, और जिसकी वजह से कोई भी डिस्प्यूट नहीं आए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई एक्ट ही नहीं था, तो डिस्प्यूट्स कॉज होते रहते थे। तो इसीलिए हमारे एम्प्लॉयर्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि भाई आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एकदम क्लियरली बताओगे स्टैंडिंग ऑर्डर से। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने वर्कर्स को किसी और पर्पस से हायर करते हैं और काम कुछ और कराते हैं, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होते हैं, ठीक है, वो वर्कर्स को इस चीज में ठग लेते हैं कि भाई हमने तो आपको काम पर रखा है, अब हम जो भी काम बोल रहे हैं वो आपको करना है, हम आपको पैसा काम करने का दे रहे हैं, क्या काम कराएंगे वो हमारी मर्जी है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस एक्ट को लाया गया। तो शॉर्ट टाइटल यहाँ पर जो है, नेम क्या है एक्ट का, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। अब ये पूरी ही इंडिया में लगेगा। एप्लीकेशन की बात करें तो ये नॉर्मली आपका इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में लगेगा जहां पर 100 या उससे ज्यादा वर्कमैन हैं। ओके, ये वाली लाइन याद रखना, अभी आईआर कोड में ये आपको काम आएगी। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट्स पर अप्लाई कर लेगी जिनके पास में कम वर्कर्स हैं, आफ्टर गिविंग नोटिस। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट्स में भी ये चीजें अप्लाई होनी चाहिए, तो वो उनको नोटिस भेजकर ये काम करवा सकती है जिनके पास 100 से कम यहाँ पर वर्कर्स हैं। एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पर ये उन बेसिकली जगहों पर नहीं लगेगा जिन स्टेट्स में ऑलरेडी ऐसे एक्ट्स हैं, जैसे कि बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1946, एमपी स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1961। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट्स हमेशा कवर्ड रहेंगी, चाहे वो बॉम्बे में हो, एमपी में हो, वो लेकिन आपकी इसी एक्ट के अंडर आएंगी। तो सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक्ट है एक रूल बुक है हमारे लार्ज वर्क प्लेसेस के लिए, जहाँ पर 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं, और गवर्नमेंट इसको स्मॉलर वंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकती है। लेकिन अगर कोई स्टेट ऐसा है जिसके पास खुद की लॉ है, तो सेंट्रल एक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, अनलेस की जो वर्क प्लेस है वो ही आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंटरप्राइजेस है। नेक्स्ट आती है बात इंटरप्रिटेशंस की। तो हमारे पास कुछ की डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे कि एपीलेट अथॉरिटी। तब आपको पता है जहां पर हम अपील कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी है जो कि हमारी अपील सुनेगी अगर कोई यहाँ पर खुश नहीं है विद द स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड बाय द ऑफिसर। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है अगर स्टैब्लिशमेंट इसके कंट्रोल में है। बाकी सभी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। और अगर कोई कंफ्यूजन है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करेगी। सर्टिफाइंग ऑफिसर कोई भी लेबर कमिश्नर हो सकते हैं, रीजनल लेबर कमिश्नर हो सकते हैं, या कोई पर्सन, कोई ऑफिसर जिनको गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पर क्या बोल करते हैं, अपॉइंट कर रही है, और ये अप्रूव करेंगे आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स को। एम्प्लॉयर्स ऑफ कोर्स जो यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट रन कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में आपकी फैक्ट्रीज, रेलवेज एस्टैब्लिशमेंट्स अंडर पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स एस्टैब्लिशमेंट आ जाएंगी। स्टैंडर्ड ऑर्डर्स क्या हैं? तो पूरा एक सेट ऑफ रूल्स होगा हमारी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। ट्रेड यूनियंस आपको पता ही है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हो जाती हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में। वर्कमैन वेजेस की बात करें तो ये आपका एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रहेगा। अब आते हैं सेक्शन 3 के ऊपर। सेक्शन 3 किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सबमिट करना है।
तो एम्प्लॉयर्स यहाँ पर ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सबमिट करेंगे 5 कॉपीज में। कितनी कॉपीज के अंदर? 5 कॉपीज में। और यहाँ पर सर्टिफाइंग ऑफिसर जो हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर को, जिसने यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट है जिनका, जो एम्प्लॉय कर रहे हैं वर्कर्स को, उनको ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स की 5 कॉपी सबमिट करनी है। किसको करनी है? सर्टिफाइंग ऑफिसर। सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन थे? लेबर कमिश्नर या फिर रीजनल लेबर कमिश्नर। और कब करनी है? 6 महीने के अंदर अंदर, जब एक्ट इनके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें आएंगी? जो ड्राफ्ट बनाएंगे ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स का, इसमें क्या क्या चीजें आनी है? तो जितने भी मैटर्स आपके शेड्यूल में लिस्टेड हैं, जैसे कि अभी हम एक शेड्यूल पढ़ेंगे एकदम लास्ट में, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन वर्कर्स का किस तरह करोगे, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, लीव्स किस किस तरह की हैं, कैजुअल, पेड, अनपेड, मैटरनिटी लीव्स, इसके अलावा पैटर्निटी लीव्स भी देती है कंपनीज, टर्मिनेशन रूल्स आपके क्या रहेंगे। यहाँ पर आपको मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को फॉलो करना है अगर गवर्नमेंट्स ने कुछ भी इशू किया है। ठीक है, ड्राफ्ट में यहाँ पर आपको वर्कमैन जिनको एम्प्लॉय किया उनकी भी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। और अगर कोई ट्रेड यूनियन है जहाँ पर ये वर्कमैन कनेक्टेड है, उससे बिलोंग करते हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन देनी है। एम्प्लॉयर्स जो भी यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट्स को रन कर रहे हैं, सिमिलर स्टैब्लिशमेंट्स को, वो एक जॉइंट ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। मतलब मान लो यहाँ पर 2-3 ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गई जो कि सेम काम कर रही हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, तो ये लोग मिलकर भी एक जॉइंट ड्राफ्ट दे सकते हैं। तो एम्प्लॉयर को एक रूल बुक बनानी है और अप्रूवल के लिए सबमिट करनी है। और यहाँ पर सर्टेन कंपलसरी टॉपिक्स हैं जिसमें कि यहाँ पर इनको गवर्नमेंट ने अगर कोई मॉडल प्रोवाइड किया है तो उसको भी यहाँ पर कॉपी करना है, उसको भी फॉलो करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब कंडीशंस क्या है सर्टिफिकेशन की? तो ये अप्रूव कब करेंगे? सर्टिफाइंग ऑफिसर। कौन थे सर्टिफाइंग ऑफिसर? याद रखना, लेबर कमिश्नर या फिर रीजनल लेबर कमिश्नर या फिर कोई पर्सन जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है। तो यहाँ पर जितने भी रेलेवेंट मैटर्स हैं शेड्यूल में, उन सभी को अगर आपने कवर करा है तो यहाँ पर सर्टिफाई किया जाएगा। साथ में आप कंसिस्टेंट रहोगे इस एक्ट के साथ में, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के साथ में आप कंसिस्टेंट रहना चाहिए। सर्टिफाइंग ऑफिसर या फिर जो एपिलेट अथॉरिटी है, वो यहाँ पर ना ही केवल लीगैलिटी चेक करेगी, लेकिन साथ में फेयरनेस और रीजनेबलनेस भी बताएगी रूल्स की। सर्टिफाइंग ऑफिसर या फिर जो एपिलेट अथॉरिटी थी, दोनों को ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर जो आपने ड्राफ्ट प्रोवाइड किया है वो सभी लीगल चीजों को, रूल्स को फॉलो करता है या नहीं करता, क्या ये फेयर है, अपने टर्म्स में रीजनेबल है, ऐसा तो नहीं है एक्सप्लॉइटेशन हो जाए वर्कर्स का। तो यहाँ पर ये वन साइडेड या अनफेयर नहीं हो सकता। सभी इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे डिसिप्लिन, लीव, आवर्स, टर्मिनेशन, सभी चीजों को आपको कवर करना है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों का ख्याल रखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि सर्टिफिकेशन जब हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स का हो रहा है तो क्या क्या की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले तो जब आपको एक एम्प्लॉयर से यहाँ पर ड्राफ्ट मिलेगा तो सर्टिफाइंग ऑफिसर एक कॉपी इसकी ट्रेड यूनियन या फिर वर्कमैन जो है, वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके पास भेजेंगे। 15 दिन दिए जाएंगे कि भाई आप यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस हैं तो उसको अपना यहाँ सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हियरिंग और डिसीजन की बात होती है। तो जो ऑफिसर हैं वो एक हियरिंग यहाँ पर होल्ड करेंगे जिसमें कि दोनों ही पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू बी हर्ड। तो ये यहाँ पर बेस्ड ऑन देयर फीडबैक ऑफिसर डिसाइड करेगा कि क्या मॉडिफिकेशंस हमें करनी है और अकॉर्डिंगली यहाँ पर ड्राफ्ट को फेयर एंड सर्टिफाइएबल बनाएंगे। समझ में आया क्या हुआ? पहले वर्कर्स के यहाँ पर रिव्यू की जाएंगी जो भी आपका ड्राफ्ट बना है, तो उसको या तो ट्रेड यूनियन देख लें या वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बिकॉज वी नो कि वर्कर्स यहाँ पर माइट बी, एंड सिचुएशन जिस टाइम की बात हो रही है वहां तो ऑलरेडी बहुत ही कम ऐसे वर्कर्स थे जो लिटरेट या फिर यहाँ पर पढ़े लिखे या अवेयर थे। ठीक है, फिर अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो आप फाइल कर लोगे। अब यहाँ पर एक ऑफिसर रहेंगे जो कि दोनों साइड की हियरिंग सुनेंगे। जैसे कि कोर्ट में यहाँ पर हमारे पास में एक वकील होता है हर साइड का, वैसे ही दोनों ही साइड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, ऑफिसर के सामने बात करेंगे और यहाँ पर दोनों को सुना जाएगा।
दोनों को सुनने के बाद में एक फीडबैक यहाँ पर ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि क्या चेंजेस इस ड्राफ्ट के अंदर होने चाहिए, स्टैंडिंग ऑर्डर के ड्राफ्ट के अंदर, ठीक है, और अकॉर्डिंगली इसको सर्टिफाई करेंगे। अब अगर जब फाइनल सर्टिफिकेशन की बात आती है, तो इसमें देखेंगे कि जो ऑफिसर हैं, ठीक है, वो सर्टिफाई करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स को, जो भी मॉडिफिकेशंस यहाँ पर हमने फाइनलाइज किए, एंड ऑथेंटिकेटेड कॉपीज भेजेंगे हमारे एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। तो इन्होंने जो भी यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स को फाइनलाइज किया है, ऑथराइज किया है, उसकी कॉपी 7 दिन के अंदर अंदर भेजी जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 6 के अंदर, तो ये बात करता है अपील्स की। अब कोई पार्टी, जैसे एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं, वर्कमैन भी हो सकते हैं, या फिर ट्रेड यूनियन भी हो सकते हैं, उनको लगता है कि भाई सर्टिफाइंग ऑफिसर का जो डिसीजन है वो सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ही है, जैसे बहुत ज्यादा करप्ट लोग होते हैं, तो वो लोग कुछ घूस वूस खा लेते हैं, ब्राइब खा लेते हैं, और अब जो भी पार्टी इनको ब्राइब दे रही है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप एपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो, लेकिन कितने दिन का समय है? 30 दिन का। तो पहले इसको एक बार नंबर्स को याद करो। अगर यहाँ पर आपने ड्राफ्ट ऑर्डर बनाना है, तो एक्ट के अंदर यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाई एक्ट जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा। 6 महीने में 5 कॉपीज तैयार हो जानी चाहिए। उसके बाद में बोला गया कि भाई जब ये आपने ऑर्डर यहाँ पर प्रोवाइड किया, इसके बाद में आपको हम जो हमारे वर्कर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को 15 दिन का समय देंगे कि आप ये कॉपी हमसे लो और बताओ कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। इसके बाद में फाइनल सर्टिफिकेशन के उसमें कुछ ऑथेंटिकेटेड कॉपीज दी जाएंगी, जैसे ही फाइनल सर्टिफिकेशन होगा, और वो कॉपी 7 दिन के अंदर दी जाएंगी। 7 दिन के अंदर कॉपी देने के बाद में अगर किसी को ये लगता है कि नहीं, हमें तो यहाँ पर सर्टिफाइंग ऑफिसर के डिसीजन से दिक्कत है, तो ऐसे में यहाँ पर अपील दर्ज होगी, और ये जो अपील है, ठीक है, वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर दर्ज करनी है, जब सर्टिफाइंग ऑफिसर ने अपना डिसीजन लिया था। आ गया बात समझ में? और ये जो अपीलेट अथॉरिटी, अब इसने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल है। अब तक तो सबकी चल रही थी, अब इनकी चलेगी। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ ऑपरेशन, कि भाई ये जो आपका एक्ट है, ये लीगली, ये जो ऑर्डर्स हैं, ये लीगली इफेक्टिव कब होंगे। तो 30 दिन यहाँ पर जब आपकी सर्टिफाइड कॉपीज दे दी गई हैं, उसके बाद में, ठीक है, तो यहाँ पर 30 डेज के बाद में, जैसे ही मान लो आज आपको 30 वो मिल गई, सर्टिफाइड कॉपीज मिल गई, तो इसके 30 दिन के बाद में आपका ये स्टैंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लीगली इफेक्टिव हो जाएगा। और अगर अपील फाइल की गई है, तो यहाँ पर 7 दिन के बाद में जब अपीलेट अथॉरिटी अपना फाइनल ऑर्डर दे देंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 8 एंड 9। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात करते हैं रजिस्टर एंड पोस्टिंग के बारे में। तो पब्लिक एक्सेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए सर्टिफाइंग ऑफिसर को जरूरी है कि वो एक सभी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स की रजिस्टर को मेंटेन करे। एम्प्लॉयर्स यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली पोस्ट करेंगे फाइनल टेक्स्ट जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स का, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में एट द मेन एंट्रेंस इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो मेन एंट्रेंस है, उस पर भी आपको एक एक कॉपीज की लगानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्कर्स के प्रोटेक्शन एंड लीगल फ्रेमवर्क की बात। तो अगर यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन होने हैं, चेंजेस होने हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, तो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स को हम कम से कम 6 महीने के लिए तो मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, अनलेस कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन जो हैं, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुई है, और इसके बाद में ये लोग बोल रहे हैं कि हमें चेंजेस करने हैं। अच्छा, 6 महीने के बाद में कोई भी पार्टी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है कि आप इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स को चेंज करो, और ये किसके पास अप्लाई करेंगे? सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास में फॉर अ मॉडिफिकेशन, ठीक है। 6 महीने तक जब आपका फाइनल हो गया ड्राफ्ट, उसके बाद में फाइनल सर्टिफिकेशन के बाद में आपको 6 महीने तक तो आप इन्हें चेंजेस कर नहीं सकते। अगर करने हैं तो दोनों पार्टीज यहाँ पर अपना फाइनलाइज कर कर आओगे, साथ में मिलकर एक एग्रीमेंट हो चुकी है तभी होगा। अगर ऐसा नहीं है, तो 6 महीने वेट करो। 6 महीने के बाद में जिस भी पार्टी को यहाँ पर दिक्कत है, वो मॉडिफिकेशंस के लिए अप्लाई कर लेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो ये हमारे वर्कमैन के क्रूशियल सेफगार्ड के लिए बहुत जरूरी है। तो जब किसी भी वर्कमैन को सस्पेंड किया गया कि भाई उनका मिसकंडक्ट देखा गया,
तो एम्प्लॉयर को थोड़ा सा उनको पैसा देना पड़ेगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस देना पड़ेगा। तो 50% वेजेस देने पड़ेंगे फॉर फर्स्ट 90 डेज ऑफ सस्पेंशन। जब सस्पेंड करा उसके 90 दिन के लिए जो इतनी सैलरी यहाँ पर हमारे वर्कर की थी उसका आधा देना पड़ेगा, और 75% वेजेस देने पड़ेंगे अगर यहाँ पर 90 दिन से ज्यादा का सस्पेंशन है। अगर कोई भी आपने डिलेज दिखाए हैं इन कंप्लीटिंग द डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, ठीक है, और ये वर्कमैन के ओन कंडक्ट की वजह से नहीं हुई है, तो फिर आपको 75% वेजेस पे करने हैं। ऐसा हुआ वर्कमैन ने यहाँ पर कुछ गड़बड़ की, या किसी ने यहाँ पर बोला कि इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, ऐसे में एक डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इनके नाम पर सेट की गई। अब जब वो इंक्वायरी बिठाई गई है तो यहाँ पर वर्कमैन को क्या होगा, पैसों की दिक्कत हो जाएगी। तो पैसों की तंगी उनको ना हो इसलिए एम्प्लॉयर का काम है कि वो 50% उनकी सैलरी के कम से कम अगले 90 दिन के लिए उनको प्रोवाइड करे। साथ में अगर वर्कमैन की गलती नहीं है लेकिन आपने उसकी सैलरी काटी है, आपने यहाँ पर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी बिठाई है और इस डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में डिले हो रहा है, तो अगले 90 दिन के बाद में जो भी दिन आएंगे उसमें आपको इस वर्कमैन को 75% की वेजेस प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 11 एंड 12। तो लीगल पावर्स और एविडेंसेस की बात कर लेते हैं। तो पावर यहाँ पर एक सिविल कोर्ट की देखेंगे। सर्टिफाइंग ऑफिसर्स और एपिलेट अथॉरिटीज जो हैं उनके पास में सेम पावर है जैसे कि हमारी सिविल कोर्ट के पास में, और यहाँ पर इनके पास अथॉरिटी है कि जो भी विटनेस हैं, ठीक है, उनकी अटेंडेंस को ये एनफोर्स करें और कंपेल करें कि भाई डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस किया जाए। अब बात आती है ओरल एविडेंस की। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम केवल और केवल रिटन रूल्स को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। इनकी सैंक्टिटी यहाँ पर अपहोल्ड करने के लिए कोई भी ओरल एविडेंस जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ऐड कर रहा है या वेरी कर रहा है हमारी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स को, उनको हम कोर्ट में एडमिसिबल नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सेक्शन 12 क्या बोल रहा है कि कोई भी ओरल एविडेंस यहाँ पर एडमिसिबल नहीं है, केवल रिटन सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स ही आपके यहाँ पर वैलिड एविडेंस रहेंगे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के लिए, ठीक है। तो इससे ना एक लीगल सैंक्टिटी मिल जा रही है काफी हाई डिग्री की कि भाई हम केवल और केवल रिटन रूल्स ही मानकर चल रहे हैं। अब एक यहाँ पर इसके अंदर एक और सेक्शन है सेक्शन 12A जो कि बात करता है टेम्पररी एप्लीकेशन के हमारे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि माइट भी गवर्नमेंट यहाँ पर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स हमें प्रोवाइड करे, तो एक लीगल फ्रेमवर्क हमारे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, ठीक है, इवन इनके स्टैंडिंग ऑर्डर से पहले यहाँ पर सर्टिफाइड हो जाती है। तो ये बोलते हैं ये जो यहाँ पर की प्रोविजंस हैं 12A में, ये बोल रहा है कि भाई एक यहाँ पर जब आपका एक्ट एप्लीकेबल होगा उस पीरियड से लेकर यहाँ पर जब आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स इफेक्ट में आएंगे, जो आपका टाइम है, ठीक है, हमें एक प्रिस्क्राइब्ड मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के साथ में जाना होगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अडॉप्ट हो जाएंगे। मतलब एक तो टाइम है कि भाई ये जो एक्ट है ये इस कंपनी पर लगा, दूसरा है यहाँ पर हमने देखा कि अच्छा खासा समय लग जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स को लीगली यहाँ पर इनेक्ट होने में। तो इस दोनों के बीच में आपके लिए जो टाइम गैप है इसमें हमारे पास कोई रूल नहीं है एप्लीकेबल, तो इसी वजह से एक पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स हमारे पास रहेंगे जिनको हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो ये एक रेगुलेटरी वैक्यूम जो है कि भाई अभी हमारे पास कोई भी रूल्स कंट्रोल्स नहीं है, वो वाला जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको हमारा बचा लेता है। वरना क्या होगा, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि कोई ना कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 13। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, सेक्शन 13 बात करता है पेनल्टीज और प्रोसीजर की। तो ये सेक्शन यहाँ पर पेनल्टीज बता रहा है फॉर एन एम्प्लॉयर्स नॉन कंप्लायंस, कि भाई एम्प्लॉयर यहाँ पर ये जो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं इनको लेकर ही नहीं आ रहा, तो अगर ये सबमिट नहीं कर रहे हैं या इन्होंने इलीगल वे में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए, या तो इन्होंने ड्राफ्ट नहीं दिया या तो इन्होंने इस जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे इनको इलीगली बिना इन्फॉर्म किए मॉडिफाई कर दिया, तो ऐसे में इनके ऊपर लगेगा फाइन।
अब फाइन कितना लगेगा, 5,000 रुपीज तक लगेगा पहली बार अगर इन्होंने ऐसी हरकत दी, और 2,200 रुपीज लगेगा फॉर ईच डे द ऑफेंस कंटिन्यूज। तो आज अगर उन्होंने यहाँ पर इलीगल मॉडिफिकेशंस को यूज करना शुरू किया तो आज लगे 5,000। अब इन्होंने इसे कल भी नहीं रखा था, परसों भी रखा था, तरसों भी रखा था, ऐसे करके जितने दिन के लिए रखेंगे उतने दिन 200-200 रुपए इसमें ऐड होते चले जाएंगे। ओके, चलो अगर यहाँ पर सर्टिफाइड ऑर्डर्स जो थे उसको आप कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, आपने सर्टिफाइंग ऑफिसर से यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स फाइनल तो करा लिए, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके ऊपर 100 रुपीज तक का फाइन लगेगा पहले ऑफेंस के लिए, और फिर हर दिन यहाँ पर 25 रुपए का फाइन लगता रहेगा जब तक आप इस ऑफेंस को कंटिन्यू करोगे। प्रोसीजर क्या है, कोई भी प्रोसिक्यूशन यहाँ पर इनिशिएट नहीं हो सकता बिना प्रायर अप्रूवल के हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसिक्यूट करना है किसी एम्प्लॉयर को, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि भाई इंटरप्रिटेशन कैसे की जाए इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स की। अब स्टैंडिंग ऑर्डर में एक बात लिखी है, ठीक है, अब वो बात यहाँ पर जैसे मान लो आपका ये लिखा है, ठीक है, तो कोई इधर से पढ़ेगा तो उसके लिए ये क्या बन गया, यहाँ पर W बन गया, किसी ने यहाँ से पढ़ा तो उसके लिए M बन गया। तो सेम बात यहाँ पर है कि अगर कोई भी ऑर्डर लिखा हुआ है तो उसका यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किस तरह किया जाए। तो अगर कोई डिस्प्यूट आ गया जिसमें कि जो एप्लीकेशन है या इंटरप्रिटेशन है आपके सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स की, तो एक एम्प्लॉयर या वर्कमैन सिंपली यहाँ लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा, जो भी फाइनल इंटरप्रिटेशन होगी, वो यहाँ फाइनल एंड बाइंडिंग होगी। जैसे गवर्नमेंट रूल्स पास करती है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल अथॉरिटी होती है टू इंटरप्रेट दोज लॉज। सिमिलरली हमारे इस एक्ट के अंडर हमारे जो लेबर कोर्ट है उसको फाइनल अथॉरिटी दी गई है। देन आता है सेक्शन 13B जो बात कर रहा है कि भाई ये जो एक्ट है ये कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये जो एक्ट है ये उन वर्कमैन के ऊपर नहीं लगेगा इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स में जो कि पहले से किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट सर्विस रूल्स के थ्रू यहाँ पर गवर्न हो रहे हैं। जैसे कि अगर कोई सिविल सर्विसेज में है या इंडियन रेलवेज में है तो यहाँ पर इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड इन पर लगेगा। ठीक है, इवन आर्मी में भी हम ये चीज देखते हैं। देन आता है सेक्शन 14 एंड 14A। तो यहाँ पर पावर दी गई है टू एग्जाम्प्ट एंड डेलीगेट। एग्जाम्पशन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को उन्हें लगता है कि उसके ऊपर ये रूल नहीं लगेगा, एक्ट नहीं लगेगा, तो वो उसको एग्जाम्प्ट कर सकती हैं, या तो सभी पार्ट से एक्ट के या फिर कुछ 2-3 पार्ट से। डेलीगेशन की बात की जाए तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये यहाँ पर, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें गवर्नमेंट ही देख रही है, तो यहाँ पर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर या अथॉरिटी को अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकती है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कोई लेबर कमिश्नर की साइड से यहाँ पर गए और एस्टैब्लिशमेंट में और बोले कि हम आपके यहाँ चेक करने आए हैं, चीजों को इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट बोलेगी कि यहाँ पर केवल लेबर कमिश्नर आ सकता है। ऐसा नहीं है, लेबर कमिश्नर की अपनी जगह से वो किसी और को भी भेज सकते हैं। ठीक, चलो पावर टू मेक रूल्स, तो ये सेक्शन यहाँ पर एम्पावर कर रहा है गवर्नमेंट को कि आप रूल्स बनाओ, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो इस एक्ट के पर्पसेस हैं उन्हें हम कैरी आउट कर सकें, उन्हें हम फॉलो कर सकें। जैसे कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने हैं आपको, ठीक है, इसके अलावा प्रोसीजर बताना है कि भाई किस तरीके से सर्टिफाइंग ऑफिसर्स को यहाँ पर सर्टिफाई करना है, फाइनलाइज करना है इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स को। इसके अलावा एपीलेट अथॉरिटीज कैसे काम करेंगी, प्रिस्क्राइबिंग फीस आपकी कितनी रहेगी। अच्छा, अब इन रूल्स को बनाने से पहले यहाँ पर जो एडिशनल मैटर्स है हमारे शेड्यूल में, गवर्नमेंट कंसल्ट कर सकती है रिप्रेजेंटेटिव से, किसके, एम्प्लॉयर्स के भी और वर्कमैन के भी। ठीक है, अब भाई मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के स्टैंडिंग रूल्स पास होने हैं तो जरूरी है कि यहाँ पर मेरी या मेरे वर्कर्स की बात भी रखी जाए, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं और गवर्नमेंट हमसे कंसल्ट कर सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है एक शेड्यूल जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है काफी देर से। तो ये आपको 11 ऐसे मैंडेटरी मैटर्स बता रही है
जिनको हमें अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स में रखने हैं। कोई भाई यहाँ पर कितनी एज, कितना यहाँ पर वर्किंग आवर्स, कौन सी लीव्स, ये सारी बातें जो हैं, जो हमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स में बतानी है, वो कौन बताता है? वो बताता है शेड्यूल। तो शेड्यूल में ऐसे कितने मैटर्स हैं? 11 मैटर्स हैं, जिससे कि फंडामेंटल कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की एकदम क्लियरली डिफाइंड रहें और स्टैंडर्डाइज्ड रहें। तो सेक्शन 2G एंड 3(2) ऑफ दिस एक्ट हर एक ड्राफ्ट जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स का, उसको प्रोविजंस बनाने हैं किस किस चीज से रिलेटेड। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। परमानेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल, टेम्पररी हो सकते हैं, अप्रेंटाइज पर जो ट्रेनिंग पर आते हैं, प्रोबेशनर्स होते हैं जिनको पहले, जैसे अगर आप कहीं जॉब करने जाओगे इनिशियली, तो आपको 1 या 2 महीने या 3 महीने के लिए प्रोबेशन पर रखा जाएगा, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें होती हैं उसमें। उसके बाद में आपको एक फिक्स्ड एम्प्लॉय बना दिया जाता है। या फिर यहाँ पर बदलीज। तो बदलीज कौन है? एक ऐसे वर्कर हैं जिनको हमने किसी परमानेंट वर्कर की जगह पर रखा है जो टेम्पररी एब्सेंट है। मान लो एक यहाँ पर वर्कर है जो मैटरनिटी लीव पर है, अब हमें उनके काम के लिए किसी और को रखना पड़ा, तो ये आपकी हो गई बदली, अदला बदली ना, वैसे बदली, ठीक है। देन आती हैं वर्किंग कंडीशंस। तो यहाँ पर हमें इन्फॉर्म करना है वर्कमैन को कि कितने घंटे उन्हें काम करना है, उनका वर्क पीरियड रहेगा क्या, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक, 9 से 5 की जॉब है, 10 से 7 की जॉब है, क्या है, हॉलीडेज यहाँ पर कितने रहेंगे, पे डेज कौन से होंगे, आप सैलरीज आपको कब मिलेंगी, और वेज रेट्स आपको क्या रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। वर्किंग कंडीशन के बाद में आती है शिफ्ट वर्किंग। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है और मैनेजमेंट करना है यहाँ पर वर्क शिफ्ट्स का। तो जो रूल्स यहाँ पर वर्क शिफ्ट्स को बताएंगे, उनको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है और मैनेज भी करनी है वर्क शिफ्ट्स। ऐसा नहीं है आज आपने मॉर्निंग शिफ्ट में बुला लिया और फिर आपने कल जो है नाइट शिफ्ट में, और परसों फिर आपने मॉर्निंग शिफ्ट में, तो जिसने नाइट शिफ्ट में काम किया वो मॉर्निंग में कैसे आएगा? दिक्कत होगी ना। तो मैनेज करना तो जरूरी है। अटेंडेंस एंड लेट कमिंग। तो स्पेसिफिक रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए कि भाई अटेंडेंस आप कैसे मार्क करोगे और क्या प्रोसीजर्स रहेंगे अगर आप लेट आ रहे हो काम पर। लीव एंड हॉलीडेज। तो कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होंगी फॉर एंड ग्रांटिंग लीव्स एंड पेड हॉलीडेज, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपका 15 अगस्त गया था, तो 15 अगस्त में आपका एक नेशनल हॉलीडे रहता है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी कि भाई हम साल में इतने हॉलीडेज देते हैं। देखो मैंने एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किया था जो आपको मतलब पूरे साल में यहाँ पर 18 लीव्स देते हैं, ठीक है। अब वो 18 लीव्स आपकी कैसे रहती है कि आप उसको 1 महीने में पूरा एक साथ ले लो या पूरे साल में आप ले लो, वो आपका मन है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। कोई कंपनी होती है जो 2 दिन की छुट्टी देती है ना। एक कंपनी के साथ मैंने काम किया था जिन्होंने 2 डेज का लीव तो हमें वैसे दिया हुआ था, साथ में 1 दिन का लीव ये यहाँ पर आपको देते हैं पीरियड्स वगैरह से रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन लीव जो आपकी रहती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर कंपनीज होती हैं, अलग अलग उनकी लीव्स एंड सारी चीजें रहेंगी। फिर आती है प्रीमिसेस एंट्री। तो भाई कि आप कब एंट्री लोगे और किस तरह से एग्जिट लोगे। जैसे अगर आप एंट्री लोगे तो बायोमेट्रिक्स चाहिए, एग्जिट लेने के लिए बायोमेट्रिक चाहिए, तो वो आपके रूल्स रहते हैं। इस यूज होते हैं स्पेसिफिक गेट्स एंड एम्प्लॉयर्स राइट यहाँ पर होती हैं कि किस तरीके से सर्चेस को वो कंडक्ट करेंगी। ओके, और देखो ये थोड़ा अंग्रेजों के जमाने का रूल है। उस टाइम पर तो जो वर्कर्स बाहर आते थे उनके सारे बैग्स वगैरह सब चीजें चेक भी होती थी। आगे बढ़ते हैं। वर्क स्टॉपेजेस। तो यहाँ पर राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं हमारे एम्प्लॉयर की और वर्कमैन की इन केस ऑफ टेम्पररी वर्क स्टॉपेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो क्लोज हो गया कोई सेक्शन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और या फिर एक लॉकआउट हो गया, मतलब मान लो अब यहाँ पर डिमांड ही खत्म हो गई, हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे थे जिसकी डिमांड खत्म हो गई, तो टेम्पररी यहाँ पर हो सकता है वर्क स्टॉप हुआ हो या परमानेंट हुआ हो। तो ऐसे में एम्प्लॉयर और वर्कमैन के ऊपर क्या लाइबिलिटीज हैं और क्या यहाँ पर इनकी राइट्स हैं, वो भी हमें बतानी पड़ेंगी। अब यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि भाई कोई जॉब छोड़ रहा है या कंपनी उनको जॉब से निकाल रही है, तो प्रोसीजर रहेगा कि कैसे टर्मिनेट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट को। अब नोटिस पीरियड आपका कितने दिन का रहेगा, जो कि हमारे एम्प्लॉयर और वर्कमैन को यहाँ पर देना है, ठीक है। तो होता क्या है, कंपनी आपको बताती है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई कंपनी है वो बोलेगी 30 डेज का आपको यहाँ पर नोटिस पीरियड रहता है। तो अगर आप ये जॉब छोड़ोगे तो कंपनी आपसे अब यहाँ पर 30 डेज के लिए नोटिस पीरियड सर्व करवा सकती है।
आपने कंपनी को बोला कि नहीं, मैं आपको केवल 15 डेज का यहाँ पर नोटिस पीरियड सर्व कर सकता हूँ। तो ये कंपनी का मन है कि वो आपकी बात माने या ना माने, क्योंकि आपके जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पर फाइनलाइज करेगी। ठीक है, तो नोटिस पीरियड यहाँ पर कितना है, हमारे एम्प्लॉयर को या वर्कमैन को देना है। सिमिलरली अगर मान लो कंपनी टर्मिनेट कर रही है, ये तो था कि जब आप अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ रहे हो। अगर कंपनी आपको जॉब से निकाल रही है तो कंपनी बहुत बार क्या करती है, जैसे मान लो 30 डेज का आपको बोलेगी तो खुद 15 दिन का टाइम रखेगी कि मैं फिर आपको 15 दिन पहले बता दिया था कि हम आपको जॉब से निकालेंगे, 15 दिन काम करो और जाओ। ठीक है, इस तरीके से होता ही ऐसे है। अब आप लोगों सोचोगे मैं कितनी पार्शियल हो रही हूँ। नहीं, मैं पार्शियल नहीं हो रही, मेरी ऐसी कोई कंपनी रन नहीं हो रही। मैं तो जहाँ जॉब करती हूँ वहीं के एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। मिसकंडक्ट, तो एक क्लियर डेफिनेशन है यहाँ पर कि भाई क्या चीजें आपकी मिसकंडक्ट के अंडर आएंगी, एक्ट्स और ओमिशन, एंड क्या प्रोसीजर रहेंगे आपके सस्पेंशन या डिसमिसल के ऑन सच ग्राउंड्स। ठीक है, कि भाई आपने कब मिसकंडक्ट किया, किन चीजों को यहाँ पर एक्ट्स या ओमिशंस को मिसकंडक्ट माना जाएगा। जैसे मून लाइटनिंग गलत मानी जाती है ना, आपने पढ़ा भी होगा। थोड़े टाइम पहले विप्रो ने यहाँ पर मून लाइटनिंग के अंडर काफी एम्प्लॉइज को बाहर निकाल दिया था। देन आता है ग्रीवांस रिड्रेस। अब मान लो कंपनी में यहाँ पर कुछ गलत चीजें हो रही हैं हमारे वर्कमैन के साथ में, या फिर रॉन्गफुल डिमांड्स हमारे एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं या उनके एजेंट्स कर रहे हैं। तो ग्रीवांस रिड्रेसल यहाँ पर किस तरीके से किया जाएगा, जैसे हमने जीआरसी के बारे में पढ़ा था ना आईआर कोड वाली क्लास में, तो यहाँ पर वो चीज देखी जाएगी। एंड एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मैटर, तो कोई भी ऐसा एडिशनल मैटर है जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर रही है, तो वो भी हमारे किस में आएगा, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में। हमें उसके ऊपर रूल्स बनाने हैं और हमारे सर्टिफाइंग ऑफिसर को देने हैं। सर्टिफाइंग ऑफिसर यहाँ पर फिर चेक करेंगे कि क्या ये सही चीजें हैं या नहीं है। अकॉर्डिंगली 15 दिन का टाइम दिया जाता है ना, कि कोई ऑब्जेक्शन है तो आप वो बता सकते हैं। एपिलेट अथॉरिटी होती है, एपिलेट अथॉरिटी के पास भी हम जा सकते हैं अगले 30 दिन के अंदर अंदर, राइट। चलो, अब आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात कर रहा है। तो इन्होंने एक अलग से फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें जो हमारे स्टैब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है यहाँ पर, उसके लिए ये था। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो है, इसके यहाँ पर काफी सारे प्रोविजंस आ जाते हैं, कंसोलिडेट कर देता है, कुछ को ये हटा देता है। तो कुछ की चेंजेस एंड प्रोविजंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेबिलिटी। हमने क्या देखा था कि हमारे पास में जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट था, इसमें 100 या उससे ज्यादा वर्कमैन थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, 300 या उससे ज्यादा जब वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तब हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर बनेंगे। तो केवल उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए है जिनके पास 300 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वजह से काफी सारे स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट जो हैं, जो कि 100 या 150, 200, 250 वर्कर्स रखती हैं, वो एग्जाम्प्टेड रहेंगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये कोड जो है वो अप्लाई नहीं होगा टू ऑलरेडी कवर्ड यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस रूल्स सच एज दोज इन सिविल सर्विसेज और अंडर द रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड। फिर आती है बात प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन की। तो मॉडल ऑर्डर्स की बात हो रही थी कि गवर्नमेंट यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकती है, ये एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। एम्प्लॉयर का जो ड्राफ्ट है ये यहाँ पर इनको 6 महीने के अंदर अंदर देना था। अब ये इनका कंसल्टेशन होनी चाहिए यहाँ पर ट्रेड यूनियन या फिर यूनियंस के साथ में। सर्टिफिकेशन ऑफ कोर्स सर्टिफाइंग ऑफिसर जो कि एक लेबर कमिश्नर थे, उनके पास चला जाएगा और यहाँ पर जो भी कमेंट्स हैं वो सब ले ली जाती हैं। एंड यहाँ पर इनका काम है कि फेयर एंड रीजनेबल बनाए इस स्टैंडिंग ऑर्डर्स को। डीम्ड सर्टिफिकेशन, ताकि कोई भी डिलेज ना हो, तो कोड ये बोलता है कि जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है, ठीक है, वो यहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रोसेस को 60 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर लें। अगर नहीं करते हैं तो एम्प्लॉयर का ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर डीम्ड टू बी सर्टिफाइड हो जाएगा। सर्टिफाइंग ऑफिसर को बोला गया कि भाई इसको फाइनलाइज करो, उन्होंने 60 दिन मतलब 2 महीने ले लिए, नहीं किया, तो ऐसे में फिर हम बोल देंगे कि ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर का हमारा ड्राफ्ट है ये डीम्ड टू बी सर्टिफाइड है। इसके अलावा कुछ की प्रोविजंस हैं, तो ये बाइंडिंग नेचर है। वंस यहाँ पर सर्टिफाइड हो गया, आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स लीगली बाइंडिंग होंगे। जैसा पहले बताया, ओरल एविडेंस यहाँ पर एडमिसिबल नहीं रहेंगे।
मॉडिफिकेशन की बात करें तो ये आपका ऑफ कोर्स अगेन 6 महीने तक यहाँ पर आप इसको कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पर ये भी बोला गया है कि एक फॉर्मल एग्रीमेंट होगी अगर हमारे एम्प्लॉयर और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, तो आप 6 महीने के अंदर अंदर कर लोगे, वरना फिर 6 महीने के बाद में ही कोई भी पार्टी अप्लाई करेगी। सस्पेंशन एंड सब्सिस्टेंस अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पर इंक्वायरी फ्रेमवर्क अगेन 90 डेज का दिया गया है कि एक डिसिप्लिनरी इंक्वायरी आपकी 90 दिन के अंदर कंप्लीट करो, और सस्पेंशन के टाइम पर आप यहाँ पर 50% इनके वेजेस इनको दोगे, और अगर 90 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है तो 75% वेजेस देने हैं, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर कोई भी डिले हमारे वर्कर के मिसकंडक्ट की वजह से नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम, अब ये ऐसा हम क्यों करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस आए। तो यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड 100 वर्कर्स थे, यहाँ पर आपके 300 वर्कर्स हैं। सर्टिफिकेशन प्रोसेस में आपने देखा कि यहाँ पर ये रिव्यू करते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर, एंड दोनों ही पार्टीज को टाइम दे रहे हैं कि इनको दोनों को सुना जाएगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट एज सच नहीं दी गई थी। यहाँ पर बस यही तो बोला था कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर हम आपको जो है क्या प्रोवाइड कर देंगे इसकी कॉपीज एंड सारे ऑब्जेक्शंस बताने हैं। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर सर्टिफाइंग ऑफिसर को 60 दिन के अंदर अंदर इस ड्राफ्ट को फाइनलाइज करना है। यहाँ तो केवल क्या था कि 15 दिन के अंदर अंदर जो ट्रेड यूनियंस हैं या फिर हमारे जो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। मॉडल स्टैंडिंग उसके लिए इन्होंने बोला था कि प्रोवाइड कर सकती हैं अगर चाहें, लेकिन यहाँ पर इनको मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्रिएट ही करने, टेम्पलेट इनको यहाँ पर बनाना ही होगा। इसके बाद में सब्सिस्टेंस अलाउंस में यहाँ पर आपने देखा था कि 50% वेजेस दिए जा रहे हैं पहले 90 दिन के लिए और 75% इसके बाद में। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि हाँ 50% वेजेस आप दो फॉर द फर्स्ट 90 डे 5 डेज और 75 इसके बाद में, लेकिन ये आपके यहाँ पर कब होते हैं जब वर्कमैन का कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन आपको 90 दिन यहाँ पर एक एडिशन दिया गया है कि ये जो इंक्वायरी है, इन्होंने नहीं बोला था कि डिसिप्लिनरी इंक्वायरी आपकी 90 दिन में कंप्लीट हो जाए, ये बोल रहे हैं कि डिसिप्लिनरी इंक्वायरी जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। मॉडिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 6 महीने का समय दिया गया था कि भाई 6 महीने के बाद ही आप कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको सेम चीज बोली गई है, लेकिन बस एक डिफरेंस है, यहाँ इन्होंने फॉर्मल एग्रीमेंट की बात की है और इन्होंने यहाँ पर केवल एग्रीमेंट बोला है, ठीक है, फॉर्मल है रिटन है ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ पर आपका ओरल एविडेंस जो है एडमिसिबल नहीं था, यहाँ भी एडमिसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर लीगल सैंक्टिटी जो है वो हम अपने रिटन रूल्स की मेंटेन कर रहे थे, और सेम चीज हम यहाँ भी कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, ये गलती से आ गया है, ठीक है। तो इसी के साथ में ना जो आपका इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है और आईआर कोड में जो इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो दोनों ही चीजें कंप्लीट हो गई हैं। आईआर कोड के चैप्टर 4 में ये पार्ट आता है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर्स का। इसके अलावा गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं यहाँ पर यूपीएससी ईपीएफओ का पीडीएफ कोर्स। तो यहाँ पर एपीएफसी के लिए भी कोर्स है और ईओएओ के लिए भी अलग से कोर्स है। तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज डिटेल्ड नोट्स, डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल समरी शीट्स मिलेंगी। देखो डिटेल्ड नोट्स भी ना आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो आप केवल एप्लीकेशन या वेबसाइट से पढ़ सकते हो। 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1500 एमसीक्यूज जो कि पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। कोर्स आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और वैलिडिटी इसकी आपके एग्जाम इंटरव्यू तक रहेगी, जब तक आपके इंटरव्यूज कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो हमारे साथ इस मॉक्स के थ्रू जुड़ना तो वो भी आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा जो मॉक्स हैं वो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भी लगा सकते हो, साथ में हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मैं बीच में फिर कुछ वीडियोस कम कर दूंगी और आपको बोल दूंगी कि आप पढ़ लो, देख लेना अपना। नहीं ऐसा नहीं करूंगी, पढ़ा दूंगी, लेकिन कर लो सब्सक्राइब, क्या ही जाता है ना, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।